नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स जून 2025 रियल एनालिसिस पार्ट बी। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, जून 2025 का जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम हुआ है उसके पार्ट बी के रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अमित मलिक है, नेट एंड गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई क्या दे रखा है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन दे रखा है भाई वो कार्डिनलिटी पर बेस्ड है। मीन्स इसके अंदर क्या दे रखा है, हमारे पास दो सेट्स दे दिए, दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं भाई किसके, नेचुरल नंबर के। उनमें से एक की कार्डिनलिटी बता दी भाई जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, S1 एक कलेक्शन है भाई जिसके अंदर क्या है, वो f फ्रॉम A टू B है सच दैट f इज 1 to 1। मतलब A से B पर जितने भी मेरे पास 1 to 1 फंक्शन होंगे वो किसके अंदर आएंगे, S1 के अंदर आएंगे। उसी तरीके से S2 एक कलेक्शन दे दी भाई, उसके अंदर क्या है कि B से A पर जितने भी ऑन टू फंक्शन आएंगे वो सारे के सारे S2 के अंदर जाएंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो अगर मेरे पास कोई भी A से B पर दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं और B, अगर टोटल नंबर ऑफ ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ ए फंक्शंस की बात करें इसके अंदर, तो वो मेरे पास क्या होता है भाई, वो होता है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी पावर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए के बराबर। अगर वही वन वन फंक्शंस के बारे में बात करें, वन वन फंक्शंस के बारे में, जब मेरे पास ए की कार्डिनलिटी फाइनाइट है बी की कार्डिनलिटी फाइनाइट है, तो वन वन फंक्शन मेरे पास ए से अगर बी पर देख रहे हैं हम, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर मेरे पास m है, कार्डिनलिटी ऑफ बी मेरे पास n के बराबर है, तो मेरे पास अगर m हो गया जी ज्यादा बड़ा n से, तो वहां मेरे पास कोई भी या ये बोल सकते कि 0 1 1 फंक्शन होगा, या ये बोल सकते कोई भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर m हो गया बड़ा किससे, n से। अच्छा, यहाँ भी a से b पर ही बात कर रहे हैं भाई हम। अब सुनो, अगर मेरे पास क्या हो गया भाई, n हो गया, सॉरी, m हो गया लेस देन इक्वल टू n, तब मेरे पास जो वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे उसका फार्मूला होता है ये npm, किसके बराबर भाई, npm। p का मतलब यहाँ होता परमुटेशन, मतलब ये बोल सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस m फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, अब अगर ऑन टू के बारे में बात करें, ऑन टू फंक्शंस के बारे में अगर बात करें, ए से बी पर ही बात कर रहे हैं भाई। कहाँ बात कर रहे हैं, ए से बी पर। ए की कार्डिनलिटी m है, बी की कार्डिनलिटी n है, फाइनाइट कार्डिनलिटी है। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए भी बेसिकली यूज कर सकते हैं भाई। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास क्या हुआ भाई, n हो गया बड़ा किससे, m से, तो वहां हमारे पास कोई भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है,
अगर मेरे पास क्या हुआ भाई, m हुआ छोटा या फिर बराबर, सॉरी n हुआ छोटा या फिर बराबर किससे, m से, तब मेरे पास वहां ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे और उसका फार्मूला होता है भाई समेशन r इक्वल टू 1 टू n एन सी आर माइनस 1 पावर ऑफ n माइनस r, और लास्ट में क्या आता है, इनटू में r पावर ऑफ ए m, r पावर ऑफ ए m। ये होता है ऑन टू जो मेरे पास फंक्शंस होते हैं उसका फार्मूला। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये हो गया भाई, मीन्स ये तीन चीजें अभी पता चल गई। अब हमें S1 की कार्डिनलिटी और S2 की कार्डिनलिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनको इजीली हमें निकाल सकते हैं भाई, उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो पहले ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है, इफ A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज फाइनाइट, देन देयर इज ए 1-to-1 मैप फ्रॉम S2 टू S1। मतलब ए अगर मेरे पास बी का प्रॉपर सबसेट है तो क्या मेरे पास S2 से S1 पर हमेशा एक 1-to-1 मैप हम बढ़ा सकते हैं, ये बोल रहा है। अब देखो क्या कर लो, एक काउंटर एग्जांपल मीन्स एक एग्जांपल ले लो इसके लिए। क्या मेरे पास अच्छा ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मैं 2 ही लेकर चल रहा हूं। बी की कार्डिनलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, बी की कार्डिनलिटी 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि ए मेरे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। तो अगर दोनों ही कार्डिनलिटी सेम हो गई तो मेरे पास दोनों जो सेट्स हैं वो मेरे पास इक्वल हो जाएंगे फाइनाइट के केस में, फाइनाइट के केस के अंदर। तो मेरे पास क्या हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर कोई और आएगा दो से बड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां ले लेते हैं 4। अब एक काम करो, S1 की कार्डिनलिटी निकाल लो यहां से। S1 क्या है, ए से बी पर जितने भी 1-to-1 फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे उसका फार्मूला हमें पता है। ए से बी पर, ए से बी पर जितने भी 1-1 फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा पहली बात तो भाई ए की कार्डिनलिटी क्या है, कम है किससे भाई, बी की कार्डिनलिटी से। इसका मतलब वहां 1-1 फंक्शन तो है जरूर एग्जिस्ट करेंगे। अब कितने करेंगे, वो आएगा भाई npm मीन्स 4p2 के बराबर, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल के बराबर। इसको सोल्व आउट करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 12 आ गई। मतलब हमारे पास S1 की कार्डिनलिटी आ गई जी 12 के बराबर। किसके बराबर आ गई जी, 12 के बराबर। सेम S2 की भी कार्डिनलिटी निकाल दो भाई। एस S2 की कार्डिनलिटी निकाल लेंगे तो मेरे पास किस तरीके से, पहली बात तो भाई B से A पर ऑन टू फंक्शन देखने हैं। ए की कार्डिनलिटी मेरे पास कम होनी चाहिए किससे, बी से, तभी मेरे पास ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। यस है जी, ए की कार्डिनलिटी 2 है, बी की कार्डिनलिटी 4 है, तो ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। यहां मेरे पास एन की जगह क्या आ जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा, ए की कार्डिनलिटी हमें एम मानकर चल रहे थे, बी की कार्डिनलिटी एन मानकर चल रहे थे इसमें, और ए से बी पर ऑन टू फंक्शन देख रहे थे। ठीक है, तो ए की कार्डिनलिटी तो मेरे पास एन के बराबर हो जाएगी, मतलब एन की वैल्यू तो यहाँ क्या आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी, और एम की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दो भाई इसके अंदर तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे बी से ए पर। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले साथ के साथ मैं आर के पर जो ये समेशन है वो भी रन करवा रहा हूं भाई। तो हमारे पास आ जाएगा 2C1, समेशन कहां तक जाएगा भाई, 2 तक जाएगा, r इक्वल टू 1 टू 2 तक। तो सबसे पहले 2C1 माइनस 1 पावर ऑफ 2 माइनस r की वैल्यू क्या है 1, सबसे पहले 1 इंटू में 1 की पावर m, 1 की पावर m कितनी है 4। ठीक है, उसके बाद प्लस करके 2C2
-1 पावर ऑफ 2 माइनस 2 इंटू में 1 सॉरी 2 पावर ऑफ आर की वैल्यू 2 आ गई ना, अब यहाँ 2 पावर ऑफ एम। अब ये निकाल लेंगे, इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यहाँ सी किसको, कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर रहा है भाई, मीन से जो सी है वो कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इसके बराबर। और यहां अगर 2c2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 0 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई, 1 के बराबर। और यहां से वैल्यू क्या आई भाई, 2 के बराबर। किसके बराबर आई, 2 के बराबर। तो ये कॉम्बिनेशन की तो वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये तो 2 के बराबर है और ये 1 के बराबर है। अच्छा, यहाँ माइनस साइन आएगा, पहले तो माइनस आ गया, 1 की पावर 4 1। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 2, प्लस करके ये वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर है। यहाँ मेरे पास क्या आ गया, प्लस से साइन आ जाएगा। और यहाँ 2 की पावर है एम की वैल्यू कितनी है, 4। तो 2 की पावर 4 मेरे पास कितना आ गया, 16 आ गया। तो 14 मेरे पास आ गया S2 की कार्डिनलिटी। S2 की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी हो गई भाई, 14 हो गई। अब कहां से कहां पर 1 to 1 मैप देखनी है, S2 से S1 पर। S2 से S1 पर हमें क्या देखनी है भाई, 1 to 1 मैपिंग देखनी है, कितनी होंगी, कि वहां एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अब देखो मेरे पास क्या है भाई, S2 की कार्डिनलिटी ज्यादा है किससे, S1 के से। तो वहां हमारे पास कोई भी ऐसा वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर डोमेन की कार्डिनलिटी को डोमेन से क्या हो भाई, ज्यादा हो। अगर 1 to 1 फंक्शन एग्जिस्ट करना है तो डोमेन की कार्डिनलिटी या तो बराबर होनी चाहिए कोडोमेन से या लेस छोटी होनी चाहिए। बट यहाँ तो बड़ी आ रही है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या हो गया भाई, कि एक ऐसा एग्जाम्पल मुझे मिल रहा है जिसके अंदर बाकी जो हाइपोथेसिस है वो तो सेटिस्फाई है, बट उसका कंक्लूजन सेटिस्फाई नहीं है। मीन्स कंक्लूजन ने एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इस काउंटर एग्जाम्पल की सहायता से क्या हो गई, रोंग हो गई भाई। ठीक है, सेकंड पर बात करते हैं। अब सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, देखो बी दे दिया भाई, किसके बराबर है, नेचुरल नंबर्स के बराबर। बी क्या दे दिया भाई, नेचुरल नंबर के बराबर दे दिया। मीन्स उसके जो बी की कार्डिनलिटी है वो किसके बराबर होगी, S2 के बराबर, अलिफ नोट के बराबर, सॉरी। उसके बाद ये कह रहा है कि 1 to 1 में यहाँ S2 से बी पर क्या एग्जिस्ट कर जाएगा। अब S2 की और कार्डिनलिटी निकाल लो, बी की कार्डिनलिटी का मुझे पता है, अलिफ नोट है। S2 की कार्डिनलिटी जब भी निकालने जाओगे तो मेरे पास वहां जो m की वैल्यू है, यहाँ जो m की वैल्यू है वो मेरे पास क्या रहेगा भाई, m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। ठीक है, और उसका मतलब मेरे पास जो सेकंड टर्म जब भी बनेगी, ठीक है, वो मेरे पास क्या बनेगी, हमेशा जब भी सेकंड टर्म के अंदर r की पावर m करेंगे तो वो वैल्यू 2 पावर ऑफ ए अलिफ नोट मेरे पास बनेगी। क्यों, क्योंकि b की पावर b से a पर हमने क्या देखने हैं, ऑन टू फंक्शंस देखने हैं, बी से ए पर। और बी के बारे में मैं जानता हूं क्या है भाई, उसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट के बराबर है। ठीक है, ए के पर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ए की कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है, अलिफ नोट के बराबर हो सकती है जी। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। अच्छा, ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट जरूर करेंगे। क्यों, क्योंकि ए की कार्डिनलिटी हमेशा बी की कार्डिनलिटी के या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी। और जब कभी भी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे तो इसकी जब भी सेकंड टर्म लेकर आएंगे हमें, तो वहां मेरे पास है ये जो अलिफ नोट की वजह से 2 की पावर अलिफ नोट मेरे पास आएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, एम की वैल्यू किसको किसको लेकर चलते हैं, एम की वैल्यू यहाँ कंपेयर करो,
ए से बी पर काम कर रहे थे, तो एम की वैल्यू मेरे पास जो डोमेन की कार्डिनलिटी थी उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि अब हम काम किस पर कर रहे हैं, बी से ए पर, और बी की कार्डिनलिटी अलिफ नोट है, तो मेरे पास सेकंड टर्म में 2 की पावर अलिफ नोट आएगी, जो किसके बराबर होती है, सी के बराबर है। इसका मतलब वो होती है कंटिन्यूम नंबर के बराबर। और कंप्लीट समेशन की वैल्यू होती है मेरे पास कि जो ऑन टू फंक्शंस होते हैं वो इस कंप्लीट समेशन के अंदर आते हैं। एक टर्म ही उसकी क्या हो रही है भाई, कंटिन्यूम नंबर मींस अनकाउंटेबल हो रही है। और यहां मेरे पास बी की कार्डिनलिटी क्या है, काउंटेबल। मतलब डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा हो रही है किससे भाई, कोडोमेन की कार्डिनलिटी से। तो ऐसा मेरे पास कोई भी 1 to 1 मैप वहां ऐसा अगर होता है तो कोई भी 1 to 1 मैप एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, इसकी वो भी गलत कह रहा है भाई। अब सुनो, थर्ड के लिए समझ आ गया ना भाई, क्योंकि यहां हम सेकंड टर्म के अंदर क्या पुट करेंगे, 2 पावर ऑफ अलिफ नोट जाएगा, इस तरीके से हम करेंगे। एन की वैल्यू मेरे पास कहां तक जाएगी भाई, जो भी मेरे पास ए की कार्डिनलिटी होगी, ए की कार्डिनलिटी अगर मेरे पास फाइनाइट आ गई तो फाइनाइट नंबर तक जाएगा भाई। ठीक है, फाइनाइट ही ले लेते हैं। अगर इसको हमने एलिमिनेट ही करना है, इसने कुछ नहीं बोल रखा, जस्ट ये बोल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। पहले तो 2 के लिए ही काम कर लेता हूं मैं, तो मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा R = 1 to 2। ठीक है, और 2CR-1 पावर ऑफ 2 - R इनटू में आर पावर ऑफ अलिफ नोट आ जाएगा। जब यहाँ आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 के बराबर रखेंगे, तो मेरे पास उसकी वैल्यू 2 की पावर अलिफ नोट चली जाएगी, जो कि मेरे पास किसके बराबर होती है, कंटिन्यूम नंबर के बराबर होती है। और वो मेरे पास जो काउंटेबिलिटी है मीन्स अनकाउंटेबल सेट होता है अगर किसी की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम नंबर आ जाए तो। और बट नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी अलिफ नोट है। ठीक है, तो वो मेरे पास काउंटेबल होता है। तो इसका मतलब मेरे पास जो कार्डिनलिटी है S2 की, वो क्या हो गई भाई, ज्यादा हो गई बी से। इसका मतलब मेरे पास वहां कोई भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ। अब आ जाओ थर्ड स्टेटमेंट पर। थर्ड के अंदर क्या बोल रहा है ये देखो। अच्छा, अभी अभी हम कर एक सेकेंड, S1 पर बोल रहा है भाई, S2 के लिए तो अभी अभी बता देते भाई। S2 अगर यहाँ होता ना, S2 यहाँ, तो हमें अभी अभी करके आए हैं कि S2 की कार्डिनलिटी ज्यादा है और एस बी की कार्डिनलिटी कम है, तो S2 से सॉरी बी से S2 पर 1 1 फंक्शन जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखो, अगर मेरे पास क्या है, बी की कार्डिनलिटी है नेचुरल नंबर के बराबर, ए की कार्डिनलिटी आ गई जी फाइनाइट, फाइनाइट। उसके बाद ये बोल रहा है कि बी से ए पर कितने 1 to 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, या ये बोल सकते हैं कि बी से S1 पर एक 1 to 1 मैप जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, बी अगर ए की कार्डिनलिटी फाइनाइट है तो मैं ए की सबसे छोटी कार्डिनलिटी मानकर चल रहा हूं कि ए की कार्डिनलिटी हमारे पास 2 के बराबर है। ठीक है, अब देख लो S1 की कार्डिनलिटी निकालो पहले, किसके बराबर होगी भाई, S1 की छोड़ो, पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देख लो। किस पर भाई, ए से बी पर, ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। बी की कार्डिनलिटी पावर ऑफ ए की कार्डिनलिटी होता है। इसका मतलब मेरे पास बी की कार्डिनलिटी अलिफ नोट है। ठीक है, ए की कार्डिनलिटी मेरे पास 2 ही लेकर चल रहे हैं, अगर 2 की बजाय कोई एन नंबर ले लो, क्योंकि फाइनाइट बोला तो एन ले लो, तो यहाँ अलिफ नोट की पावर एन हो जाएगा। मीन्स अलिफ नोट इंटू में अलिफ नोट इंटू में अलिफ नोट कितने टाइम्स है भाई, एन टाइम्स है। और अगर ऐसा होता है तो मेरे पास ये जो कार्डिनलिटी है वो किसके बराबर आती है, अलिफ नोट के बराबर ही आती है। ठीक है,
इसका मतलब ये जो कार्डिनलिटी है वो अलिफ नोट के बराबर आ गई। मीन्स मेरे पास काउंटेबली इनफाइनाइट टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे। मतलब बी की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, बी की कार्डिनलिटी तो है भाई अलिफ नोट के बराबर। अब S1 की कार्डिनलिटी हमने क्या बता दिया भाई, यहां से S1 की कार्डिनलिटी नहीं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमने बताए हैं किसके बराबर हो जाएंगे जी, अलिफ नोट के बराबर। ठीक है, ए अगर फाइनाइट है तो। अब S1 की कार्डिनलिटी मेरे पास किसके बराबर होगी, S1 की। वन वन फंक्शंस कितने होंगे, वो भी हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई, अलिफ नोट के बराबर। काउंटेबली इनफाइनाइट्स होंगे। कितने होंगे भाई वो, काउंटेबली इनफाइनाइट्स होंगे S1 में। ठीक है, वन टू वन मैपिंग भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, S1 की अलिफ नोट हो जाएगी, काउंटेबली इनफाइनाइट। मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो वन वन फंक्शन होते हैं वो हमारे पास सेट की अगर इनफाइनाइट है तो हमारे पास सेट की कार्डिनलिटी के बराबर होता है। ठीक है, मीन्स जो S1 की कार्डिनलिटी आएगी उसके बराबर, और वो मेरे पास कितनी है, अलिफ नोट। मेरे पास यहां से डायरेक्ट मैं इस छोटा सा रिजल्ट का यूज कर रहा हूं। एक बात तो भाई हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास जो यहाँ S1 की कार्डिनलिटी है वो या तो मेरे पास किसके बराबर होगी भाई, अलिफ नोट के बराबर या अलिफ नोट से छोटी होगी। ठीक है, अब दूसरा एक रिजल्ट मैं यहाँ मर्ज कर रहा हूं भाई, वो रिजल्ट है डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूं उसका, कि अगर मेरे पास अलिफ नोट ए से बी पर हम काम कर रहे हैं और बी की जो कार्डिनलिटी है, कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो अलिफ नोट है, मीन्स काउंटेबली इनफाइनाइट है, और ए अगर फाइनाइट है तो वहां मेरे पास जो वन वन फंक्शन जो परमुटेशंस बनता है इनफाइनाइट नंबर्स, जो बी के पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं, तो उनका जो परमुटेशन बनेगा वो भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, क्लियर है। मीन्स इस तरीके से आ जाएगा ना हमारे पास से अलिफ नोट पी एन, और ये फिर मेरे पास क्या आएगा, ऊपर अलिफ नोट की अलिफ नोट फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे फिर अलिफ नोट इज लाइक दैट आ जाएगा। ठीक है ना, तो वहां मेरे पास जो अलिफ नोट की हमें परमुटेशन निकालेंगे वो हमारे पास ये जस्ट समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम जस्ट इस डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं इसका, कि हमारे पास S1 के जो नंबर ऑफ परमुटेशंस होते हैं वो अगर मेरे पास ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो मेरे पास सॉरी कोडोमेन जो इसका है, बी जो इसका है वो अगर काउंटेबली इनफाइनाइट है तो मेरे पास इसके काउंटेबली इनफाइनाइट वन वन मैपिंग एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से S1 की कार्डिनलिटी भी मेरे पास अलिफ नोट आ जाएगी, और दोनों की कार्डिनलिटी सेम है तो वहां पक्का मेरे पास एक वन टू वन फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करता है। वन टू वन छोड़ो, वहां तो उनके बीच में कैसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है भाई, बाइसेक्टिव वन वन एंड ओन टू फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो S1 और बी के बीच में हमारे पास वन वन ओन टू, अगर यहाँ वन टू वन की जगह ओन टू भी होता तो ऐसा फंक्शन भी हमारे पास एग्जिस्ट करता। तो मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फोर्थ में क्या कह रहा है, ए अगर फाइनाइट है तो S2 मेरे पास क्या होगा, इज फाइनाइट फॉर एनी बी। S2 मेरे पास फाइनाइट हो जाएगा किसी भी बी के लिए। अरे अभी अभी तो करके आए थे, बी अगर की कार्डिनलिटी अगर मेरे पास क्या हो जाए, अलिफ नोट हो जाए। ठीक है, ए बेशक ही मेरे पास क्या रहे, फाइनाइट रहे, मींस एन के बराबर रहे। अभी अभी हम जस्ट इससे जो सेकंड वाला ऑप्शन कटा था इसी से तो कटा था, कि वन वन मैपिंग S2 से बी पर नहीं थी, क्योंकि S2 की जो कार्डिनलिटी थी फिर वो क्या बन गई थी, सी के बराबर, कंटिन्यूम नंबर के बराबर। वो ये बोल रहा है कि वो फाइनाइट होगा, वो तो हमारे पास किसके अनकाउंटेबल आ गया था S2, अभी अभी जस्ट किया था, तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्या है, थर्ड ऑप्शन इसका क्या है भाई,
करेक्ट है। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। मेरे पास ये एक फंक्शन दे रखा है और इसके अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, 2a प्लस बी प्लस 2c की। ठीक है, कैसे करोगे बताओ जरा, क्या कोई बता सकता है? अच्छा, ये इसके अंदर है जो क्यूबिक स्प्लीन दे रखा है उसका यूज होगा भाई। जो क्यूबिक स्प्लीन हमें दे रखा है ना, उसका यूज होगा। उसका कैसे यूज होगा वो सुन लो। जो क्यूबिक स्प्लीन होता है वो क्या होता है? क्यूबिक स्प्लीन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? उसका मतलब होता है भाई कि जो भी हमारे पास फंक्शन है वो अगर क्यूबिक स्प्लीन के अंदर आता है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास कैसा है? सेकंड डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है। अगर nth स्प्लीन हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो हमारे पास उसका जो n माइनस वनथ डेरिवेटिव है वो कैसा है भाई? कॉन्टिन्यूअस है। n माइनस वनथ डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास कैसा है भाई? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? चलो, पहली बात तो ये है कि यहाँ हमारे पास जो भी इसका फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा भाई? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब सुन लो। अगर कॉन्टिन्यूअस है सेकंड डेरिवेटिव तो मेरे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, फर्स्ट डिफरेंशिएबल भी डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है और सेकंड डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ फंक्शन मेरे पास दो जगह ब्रेक हो रहा है, एक तो एक पर और एक तीन पर। दोनों जगह भाई पहले तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दो कि अगर कॉन्टिन्यूअस है वन पर भी कॉन्टिन्यूअस है और थ्री पर भी, तो वन पर भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम होंगे और थ्री पर भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास सेम होंगे। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो मेरे पास वन की लेफ्ट हैंड लिमिट है तो मेरे पास फंक्शन यहां से आएगा ऊपर से। ठीक है, और जब हम वन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो मेरे पास फंक्शन यहां से लिया जाएगा। सेम अगर थ्री की हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो फंक्शन यहां से लिया जाएगा और थ्री की अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन हमारे पास यहां से लिया जाएगा। इसका कारण क्या है कि मेरे पास देखो, जीरो से वन, जीरो से वन और वन से क्या है भाई? थ्री, और थ्री से क्या है लास्ट में जाकर? फोर। अब देखो, वन के लेफ्ट अगर चले तो मेरे पास इस साइड के जो वैल्यूज आई वो आई। इसका मतलब इस साइड की जो वैल्यूज है वो कहाँ दे रखी है? इस फंक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर। अगर इस साइड चले तो मेरे पास ये वन के इस साइड राइट के साइड चले तो मेरे पास फंक्शन की कहाँ वैल्यू दे रखी है? इस सेक्शन के अंदर। सेम बात थ्री के लिए हो जाएगी। एक साइड यहां दे रखी है भाई वैल्यू, अगर हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो मेरे पास जो वैल्यूज दे रखी हैं वो यहां दे रखी हैं इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर इस साइड चलेंगे तो मेरे पास जो नीचे वाला लास्ट वाला सेक्शन बच गया उसके अंदर वैल्यूज दे रखी हैं भाई। क्लियर है? कोई डाउट? तो चलो भाई पहले कॉन्टिन्यूटी पर बात करते हैं, वहां से ए और बी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू हमारे पास इजीली निकल आएगी। अगर हमें, अच्छा ये पोलिनोमियल है तो हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं भाई? जिस पर भी लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं वो उसकी वैल्यू डायरेक्ट वेरिएबल की जगह रिप्लेस कर सकते हैं लिमिट के अंदर। तो यहाँ हमारे पास एक्स की जगह हम डायरेक्ट वन को रिप्लेस कर सकते हैं भाई। ठीक है, जस्ट फंक्शन का ध्यान रखना है कि एक बार फंक्शन कौन सा लेना, दूसरी सेकंड टाइम कौन सा लेना है। तो a इंटू में वन माइनस टू का स्क्वेयर प्लस b इंटू में वन माइनस वन का स्क्वेयर इक्वल टू वन माइनस टू का होल स्क्वेयर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? जब हम वन पर कॉन्टिन्यूटी कर रहे हैं तब आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन करेंगे। पहले तो इस फंक्शन पर लगेगा यहां से यहां तक। ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ अप्लाई हो जाएगा। और दोनों मेरे पास पोलिनोमियल हैं तो डायरेक्ट हम वेरिएबल की जगह क्या पुट रिप्लेस कर सकते हैं? जिस पॉइंट पर हम लिमिट ले रहे हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स वन को रिप्लेस कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां मेरे पास क्या आ गया भाई, अब इनकी वैल्यूज निकाल लो। ये ए बन जाएगा, या -1 का स्क्वायर आएगा वो 1 के बराबर, यहाँ 0 आ जाएगा, इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 -2 का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर 1 आ गया। ए की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई। सेम बात 3 के लिए कर लो भाई। 3 के लिए करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 3 - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2c इंटू में 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस साइड क्या आ गया, 3 - 2 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 2c 3 - 2 का स्क्वायर, तो 2c 3 - 2 1 आ गया, उसका स्क्वायर 1 हो गया, प्लस करके मेरे पास 0 का क्यूब 0 आ गया, तो 2c इक्वल टू 1 आ गया, तो यहां से c की वैल्यू आ गई जी 1/2। मेरे पास दो वैल्यू आ गई भाई। क्या क्या, एक तो a की वैल्यू आ गई भाई 1 के बराबर, एक c की वैल्यू आ गई भाई 1/2 के बराबर। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी को छोड़ो भाई, कॉन्टिन्यूटी से हमारे पास b की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तब जाकर मेरे पास b की वैल्यू आएगी। ठीक है, और b की वैल्यू के लिए जस्ट हमें किस किस का यूज करना पड़ेगा, इसका यूज और इसका यूज, क्योंकि b मेरे पास फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर है। मीन्स 1 पर हम क्या करेंगे भाई, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसको कॉन्टिन्यूअस शो करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तब मेरे पास b की वैल्यू निकल कर आपके सामने आ जाएगी। देखो कैसे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो भाई, मेरे पास क्या आएगा 2a(x - 2), इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी a एज इट इज, इनटू में x - 2 आ जाएगा। ठीक है, x का इनटू में x का डेरिवेटिव मेरे पास 1 के बराबर होता है, तो उसको मैंने राइट नहीं किया, प्लस करके b इंटू में 2, सॉरी पहले 2 पावर आगे रख लेते हैं, 2b(x - 1). ठीक है, x का डेरिवेटिव मेरे पास 1 के बराबर। फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो ये आ गया 1 का, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2 इंटू में x - 2 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर आप यहीं से b की वैल्यू निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, कंपेयर करके। क्या करके, कंपेयर करके। जैसे a की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 है, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो 1 के बराबर है, तो यहां मेरे पास क्या आ गया 2 इंटू x - 2 प्लस 2b इंटू में x - 1 इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू x - 2। ठीक है, अब क्या आ गया 2x - 2, 2x - 2 मेरे पास कैंसिल आउट हो गए दोनों साइड से, तो मेरे पास इक्वल टू 0 आ गया, 2b(x - 1) इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास 2 क्या नहीं हो सकता, 2 0 के बराबर नहीं हो सकता, x - 1 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो मेरे पास यहां से 0 के बराबर किसको होना पड़ेगा, b को होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है यहां से जो b की वैल्यू आएगी जी वो 0 आएगी। ठीक है, आप चाहो अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, वहां से आपको भी आपको 0 ही मिलेगा। ये तो डायरेक्ट वे था। अगर और एग्जैक्ट निकालना तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लो, तो यहां से 2a आ जाएगा, प्लस करके यहां से 2b आ जाएगा, इक्वल टू मेरे पास 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर है, तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा 2b इक्वल टू 2 - 2, जो कि मेरे पास किसके बराबर होगा 0 के बराबर। दो की प्रोडक्ट है, तो मेरे पास दो तो क्या नहीं हो सकता भाई, 0 नहीं हो सकता, तो मेरे पास 0 किसको होना पड़ेगा, b को 0 होना पड़ेगा। यहां से किसको 0 होना पड़ेगा, b को, और b मेरे पास क्या हो गया 0 हो गया, यही हमने डायरेक्ट वे से निकाल लिया था। अब हम 2a प्लस b प्लस 2c की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2a की वैल्यू 1 है,
तो 2 आ गया, प्लस बी की वैल्यू 0 है, इनटू में 2c की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जस्ट इसके अंदर एक ही चीज समझने की थी, ये जो क्यूबिक स्प्लीन दे रखा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। क्यूबिक की जगह अगर nth स्प्लीन भी आ जाता, nth स्प्लीन मैंने बताया, तो उसका मतलब होता है कि वो जो फंक्शन है उसका n माइनस वनथ डेरिवेटिव क्या है भाई, कॉन्टिन्यूअस है। n माइनस वनथ डेरिवेटिव क्या है भाई, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, हमारे पास क्या दे रखा है, x log 1 प्लस 1 बाई एक्स दे रखा है। उसके बारे में ये पूछ रहा है कि वो अनबाउंडेड होगा, इंक्रीजिंग होगा, या उसकी एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 होगी, एफ मेरे पास डिक्रीजिंग होगा। इसके लिए काम कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो एक बात सुनो, मेरे पास ये क्या है भाई, x और log 1 प्लस 1 बाई एक्स है, इस इंटरवल पर दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी भाई, कॉन्टिन्यूअस इस इंटरवल पर। क्यों? क्योंकि सुनो, जब मेरे पास x को तो इस इंटरवल पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जब मेरे पास इंटरवल के अंदर 0 आएगा, तब जाकर ये वाली चीज हमारे पास नॉट डिफाइंड होगी। बट 0 हमारे इंटरवल के अंदर नहीं है, इसका मतलब है मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई, कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल पर। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हर कोई भी फाइनाइट पॉइंट है उस पर मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, मीन्स वो डिफाइंड होगी। एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या होगा भाई, डिफाइंड होगा। तभी तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों इक्वल होते हैं, तभी हमारे पास इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका मतलब मेरे पास जो बीच के पॉइंट्स है उन पर तो कहीं भी दिक्कत नहीं है इस फंक्शन को। जस्ट एक दिक्कत देख लें भाई अनबाउंडेडनेस के लिए, कि हम क्या कर लें, या फिर एक काम कर लो, उससे पहले आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में अगर कर लो तो और बेटर है, हमें पता लग जाएगा। या लिमिट एंड पॉइंट्स पर देख लेंगे तो और पता लग जाएगा। पहले लिमिट चेक करते हैं भाई, 0 पर और इन्फिनिटी पर, इसके बारे में बात करते हैं पहले, फिर हम बाउंडेडनेस पर जाएंगे। इसके बाद बात करके फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर बात करेंगे, फिर बाउंडेडनेस पर बात करेंगे। देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करता हूं मैं पहले, तो मेरे पास किसके बराबर आएगा, x log 1 प्लस 1 बाई एक्स। ध्यान से देखो, यहां मेरे पास 0 करेंगे तो ये लिमिट 0 को चली जाएगी, यहां 0 करेंगे तो log इन्फिनिटी बन जाएगा, और log इन्फिनिटी मेरे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये मेरे पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। जो क्या है भाई, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। उसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं भाई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कर लो भाई फटाफट से, log 1 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। तो उसके लिए अगर अब क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो भाई, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई सॉरी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा, ये आ गया जी। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसल आउट, ये और ये। ठीक है, तो मेरे पास यहां से क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया जी, जब हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। अब कर लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कर रहा हूं भाई, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स है। इसका मतलब है एक्सटेंडिंग टू 0 जा रहा है,
तो मेरे पास ये वाली चीज इन्फिनिटी को जा रही है, इसका मतलब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जा रहा है। 1/इन्फिनिटी मेरे पास क्या आ जाएगा, किसकी साइड मूव करेगा, जीरो की साइड मूव करेगा। तो ये वाली जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू जीरो पर है, वो मेरे पास जीरो आ गई। ठीक है, एक्स टेंडिंग, यहां राइट कर लेते हैं भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स से मेरे पास जीरो के बराबर आ गया। अब इन्फिनिटी पर और देख लो, यहां इन्फिनिटी करूंगा तो मेरे पास एक्स इन्फिनिटी को जाएगा, log 1+1/x है, ये जीरो को चला जाएगा। कैसे, 1/x है, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो 1/x मेरे पास जीरो की साइड जाएगा, और यहां फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, log 1, और log 1 किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। फिर से हम क्या करेंगे भाई, इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने कर लिया कन्वर्ट, अब आ गई भाई 0/0 फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। अब इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया, हमें पता था इसका डेरिवेटिव इस तरीके से अभी अभी करके आए थे, इसी के बराबर आना था। तो ये मेरे पास एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी यहां और अप्लाई कर दिया। अब देख लो, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा तो 1/x मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, और ये जो लिमिट है वो 1 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी जी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, सॉरी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। वो 2 के बराबर नहीं आई तो थर्ड ऑप्शन तो मेरा वैसे ही गलत हो गया भाई। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर हमारे पास बाउंडेडनेस आ जाएगी। कैसे, अगर मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो मेरे पास 0 से 1 के बीच ही रहेगा फंक्शन, और अगर डिक्रीजिंग है तो भी मेरे पास 0 और 1 के बीच रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो देख लो भाई, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। वो क्या आ जाएगा, एक्स यू इंटू वी करके निकाल लो भाई। यू का डेरिवेटिव v एज इट इज log u का डेरिवेटिव मीन्स x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, log 1+1/x एज इट इज, प्लस करके x एज इट इज log 1+1/x का जो डेरिवेटिव आएगा 1/1+1/x, इनटू में क्या आ जाएगा, -1/x², ये आ जाएगा। सोल आउट कर दो भाई, मेरे पास यहाँ log 1+1/x आ गया, प्लस करके इसको जब सोल आउट करने जाऊंगा तो नीचे मेरे पास आएगा x+1/x, इंटू में -1/x² चल ही रहा है। इस x को जब हमें मल्टीप्लाई करेंगे x+1 इंटू, या मल्टीप्लाई के अंदर लेकर आएंगे तो x मेरे पास ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास ऊपर क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, नीचे x² है, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आई या माइनस साइन के साथ है, ये आ गई भाई 1/x+1। ठीक है, ये आ गई। अब सुनो, देखो मेरे पास क्या होता है, log ऑफ 1+a अगर है तो ये ग्रेटर देन होता है किससे भाई, a डिवाइड बाई 1+a से। ये हम जानते हैं, ये log की एक प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं। log ऑफ 1+a ज्यादा होता है किससे भाई, a डिवाइड बाई 1+a से। a की जगह क्या पुट कर लो, 1/x पुट कर लो। ठीक है, 1/x पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, log ऑफ 1+1/x ग्रेटर देन आ जाएगा 1/x डिवाइड बाई 1+1/x से। इसको सोल आउट करो, 1/x डिवाइड बाई 1+1/x है, जब सोल आउट करने जाऊंगा 1/x इंटू में मेरे पास x+1 डिवाइड बाई x आएगा, x ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया, x+1। ठीक है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ 1+x, कोई इश्यू नहीं है। x से मेरे पास x कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 डिवाइड बाई 1+a।
एक्स है। ग्रेटर देन का साइन ये वाला एज इट इज, और इधर क्या है, log ऑफ 1+1/x मीन्स log ऑफ 1+1/x माइनस 1/x+1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है भाई, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब एफ डैश ग्रेटर देन 0 अगर होता है किसी भी इंटरवल में, तो वहां मेरे पास जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है भाई, इंक्रीजिंग हो जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थ्योरम से। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया भाई, इंक्रीजिंग हो गया। इस पॉइंट पर मेरे पास क्या था, 0 पर 0 था, और लास्ट में मेरे पास इंफिनिटी तक पहुंचते पहुंचते वो किसकी साइड मूव किया है, 1 की साइड मूव किया है। ठीक है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन है वो क्या क्या है भाई, बाउंडेड है। फंक्शन 0 से लेकर 1 तक ही चला है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब एफ डिक्रीजिंग ये वाली बात गलत, एफ अनबाउंडेड ये वाली बात गलत, मेरे पास एफ इंक्रीजिंग ये वाली बात सही। तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए दिस क्वेश्चन। अगर डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भाई इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ ये जो नंबर्स हैं उसके साथ खेला गया है। देखो क्या बोला गया है, पी और क्यू हमारे पास क्या है, दो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। देयर इज एन इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे दिया, सच दैट p प्लस के इक्वल टू क्यू होगा। देयर इज एन इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट q प्लस के इक्वल टू p होगा। एक बार ये वाली चीज दे दी, एक बार ये वाली चीज दे दी। अब देखो फटाफट सुनो क्या आएगा। अगर मेरे पास क्या है, p को एक एग्जांपल ले लेते हैं, p को मैं मान लेता हूं जी 5। ठीक है, k को मैं मान लेता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा कोई भी इंटीजर, तो k को 1 ही मान लिया जी। q को मान लिया हमने 6, मतलब p और q हमने नॉट इक्वल मान लिए जी, नॉट इक्वल। ठीक है, मान लिए। अब सुन लो, अगर मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट पर काम करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5+1 इक्वल टू 6। मेरे पास एक केस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक इंटीजर एग्जिस्ट कर गया। अब Q की वैल्यू पहले से मेरे पास 6 है। ठीक है, और P अगर मेरे पास क्या है, लेस देन Q है, तो उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐड करके मैं P के बराबर नहीं लेकर आ सकता। अगर ये 5 6 ना मान करे, डायरेक्ट करें, P मान लिया जी मैंने, या तो ग्रेट लेस देन Q होगा, या P मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन Q होगा, अगर नॉट इक्वल है तो। ठीक है, क्लियर है एक बात। अब सुनो, क्योंकि हमारे पास तीन ही रूल होते हैं ना, कि P इक्वल टू क्यू, P लेस देन Q, या P ग्रेटर देन Q। ठीक है, अब P इक्वल टू Q के लिए हम मना कर चुके हैं, इन दो के लिए हम पहले देख रहे हैं। अगर P लेस देन Q है तो P के पास मैं एक इंटीजर ऐड करके Q के बराबर तो उसको लेकर आ सकता हूं, बट ऑपोजिट नहीं हो सकता। Q के अंदर है, क्योंकि Q पहले से ही क्या है, बड़ा है भाई P से, और फिर से मैं उसके अंदर क्या जोड़ रहा हूं भाई, कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब है, अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट हम ट्रू लेकर चल रहे हैं, तो मेरे पास नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होगी, जब जब मेरे पास P जो है वो लेस देन Q होगा। ठीक है, अगर मेरे पास ऑपोजिट वाली बात करें, P अगर ग्रेटर देन Q आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर वाली स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होगी, कि P के अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करके हम क्या कर लें भाई, Q के बराबर लेकर आ जाएं, क्योंकि P तो मेरे पास ऑलरेडी Q से क्या है, बड़ा है, और फिर से हम उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो मेरे पास Q तो पहले ही छोटा था और भी छोटा हो गया। ठीक है, बट हाँ सेकंड वाली ट्रू हो जाएगी, अगर मेरे पास क्या है, P अगर ग्रेटर देन Q है, Q छोटा है, तो हम Q के अंदर कुछ कोई इंटीजर ऐड करके
P के बराबर उसको लेकर आ सकते। तो इसका मतलब अगर मेरे पास नॉट इक्वल था P और Q, तो मेरे पास दोनों में से एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो रही थी, दोनों के अंदर से एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो रही थी। अब देखो पहले के अंदर ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर पी क्यू सच दैट बोथ ए एंड बी आर ट्रू। दोनों की दोनों मेरे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर पी और क्यू के लिए क्या दोनों की दोनों ट्रू हो सकती है? नहीं हो सकती जी। कम से कम अगर मेरे पास P ग्रेटर देन Q और P लेस देन Q और P ग्रेटर देन Q हो गया, नॉट इक्वल हो गए, तो तब दोनों में से एक स्टेटमेंट पक्का मेरे पास क्या मिलेगी? फॉल्स मिलेगी। अच्छा ये कह रहा है कि नॉन नेगेटिव P और Q, एक काम कर लो P और Q को इक्वल भी ले लो। इक्वल अगर ले लेंगे तब देखो P और Q इक्वल है और K मेरे पास 1 या 1 से ज्यादा कोई भी इंटीजर है, तो मेरे पास P और Q तो पहले से इक्वल थे और P में हमने क्या कर दिया? एक पॉजिटिव इंटीजर और ऐड कर रहे हैं, तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी किससे? Q से। सेम बात यहां होगी, Q और P क्या है? बराबर है, तो Q प्लस K मेरे पास क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी किससे? P से, क्योंकि K मेरे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब जब हम इक्वल लेकर चल रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट मेरे पास फॉल्स आ रही है। तो मेरे पास ऐसे P और Q तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास गलत। हाँ, दोनों अगर P और Q मेरे पास है क्या हो? इक्वल हो जाए, तो दोनों स्टेटमेंट मेरे पास फॉल्स जरूर हो रही है। पहली सेकंड जो बात है वो करेक्ट है। थर्ड के अंदर क्या है? फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर P एंड Q, A एंड B आर इज ट्रू। A एंड B तो हमारे पास क्या है? यहाँ तो ऊपर देखो देयर एग्जिस्ट बोल रहा था, जब देयर एग्जिस्ट के लिए ही नहीं हुए तो फॉर ऑल के लिए कैसे हो जाएंगे? तो थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ में क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट P नॉट इक्वल टू Q सच दैट बोथ A एंड B आर फॉल्स। भाई दोनों फॉल्स तो नहीं हो सकती अगर नॉट इक्वल है तो। अभी अभी हम करके आए हैं कि अगर P मेरे पास लेस देन होगा Q से, तो मेरे पास क्या होगा? ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर P ग्रेटर देन Q होगा तो मेरे पास नीचे वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की दोनों फॉल्स तो कभी भी नहीं हो सकती जब नॉट इक्वल है। हाँ, इक्वल के लिए दोनों फॉल्स हो सकती है, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है भाई। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो भाई। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ये लास्ट क्वेश्चन था भाई इस वीडियो का। वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।